हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है उसका उदाहरण देखेंगे कि कहां कहां पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है, किस कारण से होता है, उसकी शर्तें और भी बहुत कुछ चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखे हुए हैं तो आप उसको देख लें, उसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, शायद आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। फिर उसके बाद से तब उसका ये उदाहरण है कि भाई प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ये कहां कहां पर हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, और बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक है, तो देखिए बहुत उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहां कहां पर हो रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकृति में कहां कहां पर हो रहा है मैं उसको भी बताऊंगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है इस घटना के पर आधारित हमने कुछ अपने जीवन के लिए, कुछ अपने किसी काम के लिए, ठीक है, हमने कुछ डिवाइस बनाए हैं, कुछ यंत्र बनाए हैं। ठीक है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हम लोग उपयोग हम लोग खुद कहां पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने कई हमने लिखा हुआ है, जैसे कि पहले हमने एग्जांपल्स में लिखा हुआ है रेगिस्तान मतलब गर्म प्रदेशों में मरीचिका बनती है। ठीक है, ये मरीचिका क्या होती है, वो ठंडे प्रदेशों में बनती है, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका बनती है जिसे ऊर्ध्व मरीचिका भी कहते हैं। ठीक है, हीरे का चमकना, ठीक है, परखनली जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना, ठीक, कांच में दरार जो पड़ी रहती है उसका चमकना, ठीक है, ये जल या कांच में वायु का जो बुलबुला है वो चमकता है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु जो हम बनाते हैं अपने काम के लिए, ठीक है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होता है। जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र था, मछली द्वारा प्रेक्षित जो विश्व है, ये सब चीजें, ठीक है, ये जो भी घटनाएं मैं आपको ये सामने लिखा हूं ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है, और ये सब उसी पर आधारित है। हम कुछ डिवाइसेस बनाए हुए हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, आप जान गए होंगे, नहीं तो फिर ठीक है एक बात थोड़ा से अगर मैं बताने का प्रयास करूं कि भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो दो माध्यम होने चाहिए। ठीक है, दो माध्यम, जैसे कि ऊपर एक माध्यम है, ठीक है, मान लीजिए कि ये ऐसे में बनाए, ये ऊपर एक माध्यम है और ये क्या है भाई, ये नीचे एक माध्यम है। ऊपर वाला ये जो माध्यम है ये क्या है भाई, ये सघन हो, मतलब सघन, चलिए इसको ले लेते हैं सघन, और नीचे वाला क्या होना चाहिए उसके सापेक्ष विरल होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब सघन से जब प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, किसमें, विरल में चली जाए, ठीक है, तो जब सघन से प्रकाश की किरण विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया सघन माध्यम में, ये आपतन कोण हो गया, ये हो गया अपवर्तन कोण। यदि, ठीक है, ये आपतन कोण, ठीक है, सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाए और ये आपतन कोण जो है ये अगर इन दोनों माध्यमों के लिए जो क्रांतिक कोण होता है, ठीक है, क्रांतिक कोण जिसको हम लोग आई सी से डिनोट करते हैं या कैपिटल सी से स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कर सकते हैं। तो ये जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण से अगर ये आपतन कोण, सघन माध्यम में जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण से अगर अधिक हो जाएगा तो ये जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, जैसे यही मान लीजिए ये मैं आपतित किया, ठीक है, ये क्रांतिक कोण से अधिक है ये, ठीक है, ये वाला आपतन, तो फिर ये प्रकाश की किरण ये विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको बस ये याद रखना है कि भाई ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब सघन से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। कभी भी अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। कब, जब जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण से अधिक होगा तब। ठीक है, ये चीजें आपको समझना है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो फिर आगे के भी टॉपिक्स को हम धीरे धीरे देखेंगे। तो अगर ये समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं। पहला जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो पहला ये कुछ उदाहरण, जैसे रेगिस्तान मतलब गर्म प्रदेशों में मरीचिका का दिखना। ये मरीचिका क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए गर्म प्रदेश है, ठीक है, जैसे रेगिस्तान है या कहीं भी, इधर भी हमारे यहाँ भी, ठीक है, यूपी में भी दिखता है, मैंने देखा है। ठीक है, देखिएगा दोपहर होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक रोड है, ठीक है, रोड है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है भाई, एक रोड है, ठीक है, हाईवे रोड है या कोई भी रोड है, और मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बीच में है, ठीक है, दोपहर हुआ है और यहां पर एक कोई कार है, मान लीजिए कि ये कोई कार है,
ठीक है, कार ऐसे क्या हो रही है, वो उधर जा रही है, इधर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं कि वो उधर जा रही है ये कार, ठीक, या ऐसे ही ये कार है जा रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम आप समझ लेंगे, ठीक। अब देखिए ये कार उधर जा रही है, ठीक, या आ भी रही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दूरी होनी चाहिए, ज्यादा दूरी होगी तो स्पष्ट दिखता है, 100 200 300 मीटर 400 मीटर, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, सीधा होना चाहिए, दिखना चाहिए ये कम से कम। तो आपको दिखता ये है, ठीक है, लगभग दोपहर में धूप हो, दिखता ये है, ठीक है, कि ये जो कार है, ठीक है, ये सड़क पर चल रही है या खड़ी भी हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिखता ये है कि इस सड़क के नीचे ये आपको एकदम पानी दिखेगा, एकदम जल दिखेगा, एकदम पानी यहां पर एकदम ऐसे दिखेगा उस सड़क के नीचे, इस कार के नीचे, सड़क के नीचे नहीं, कार के नीचे एकदम पानी दिखेगा। और वो जो पानी है, उस पानी में इस कार का उल्टा प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखेगा, उल्टा एकदम, ठीक है, एकदम उल्टा प्रतिबिंब, एकदम कार एकदम उल्टा, उसमें एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है, मतलब ये पानी और उस पानी में उसका उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। अगर कहीं पेड़ और भी है तो वो भी दिखता है, ठीक है, कहीं पेड़ भी है दूर ऊपर तो वो जो पेड़ है, जैसे यहां पर पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए कि ये पेड़ है तो ये पेड़ भी पानी में उल्टा दिखता है, ठीक है, दोपहर के टाइम में, ठीक है। तो जबकि यहां पर पानी नहीं होता, ये कार है, कार के नीचे पानी और पानी में उसका उल्टा प्रतिबिंब, जबकि यहां पर पानी होनी कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन दिखता यह है कि वहां पर पानी है और पानी में उसका उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है, ठीक है। यही ये जो आभास आपको हो रहा है, ये जो दिख रहा है आपको आभास, मतलब आपको जो दिख रहा है ये उल्टा प्रतिबिंब, मतलब पानी नहीं होना और पानी दिखना और पानी में उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखना, इसी को कहते हैं हम लोग मरीचिका। तो ये गर्म प्रदेशों में इसके नीचे बनेगा, ठीक है, ये जो है ये वस्तु है उसके नीचे बनता है, नीचे पानी दिखेगा और उसमें उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। ये क्यों होता है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा। और ये ठंडे प्रदेशों में यही होता है, लेकिन उल्टा होता है, ठीक है। ये यहां पर है ना, जैसे ये यहां पर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नाव ही है, ठीक है, तो ये नाव है ना यहां पर, तो ये गर्म प्रदेशों में ये नीचे बनेगा और ये ठंडे प्रदेशों में यही वाला उल्टा ऊपर बनता है, ठीक है, मतलब बनता दोनों जगह, ठंडे प्रदेशों में भी और ये गर्म प्रदेश से, दोनों प्रदेशों में बनता है, ठीक। अब बात है ये कि बनता क्यों है, इसलिए बनता है, जैसे मान लीजिए कि ये रेगिस्तान हो गया, ठीक है, रेगिस्तान, और खूब धूप हुआ और धूप होने के बाद, ठीक है, ये रेगिस्तान की ये जो मिट्टी है, ठीक है, ये बालू कह लीजिए, ये खूब एकदम गर्म हो गया, ठीक है, बहुत जल्दी से प्रकाश ये की ऊर्जा को, उष्मा को अवशोषित करके ये गर्म हो गया। और जब गर्म हो जाता है तो यहाँ की जो वायु है, ये वायु है ना, ये वायुमंडल है, पृथ्वी के तल के ऊपर ये सब वायुमंडल है, ठीक। तो ये जो वायु है, वायु क्या हो गई, गर्म हो गई, मतलब ये पृथ्वी का ये जो तल है, ये जो गर्म प्रदेश है, ये तल, ये क्या हो गया, ये गर्म हो गया। और गर्म हो जाने के बाद ये वायु भी यहाँ की क्या हो गई, गर्म हो गई। और ऊपर की वायु क्या है भाई, ठंडी है। और नीचे की जो वायु है गर्म हो गई। गर्म होने का मतलब कि उसका ताप बढ़ जाने के बाद ये जो वायु का जो ये जो कण होते हैं, उसके अणु होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वो दूर 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 हो जाते हैं। मतलब ये है कि जब ये वायु गर्म हो जाती है तो ये फैल जाती है, दूर दूर हो जाती है, विरल हो जाती है। यहाँ की वायु क्या हो गई है, ये विरल हो गई। और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वो, वहां तो उतनी गर्मी है नहीं, ठीक है, तो वो जो वहां की जो वायु है वह क्या है भाई, वो सघन है, वो नजदीक नजदीक है। तो ऊपर वाली वायु सघन है और नीचे वाली वायु क्या है भाई, वो विरल है। तो ऊपर वाली सघन, नीचे वाली विरल हो गई, है कि नहीं भाई, ऐसे ही एकदम, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही सघन, उससे कम सघन, उससे कम सघन, उससे नहीं, ठीक है। ये ज्यादा, नीचे वाली ज्यादा विरल, उससे अधिक विरल, उससे अधिक नहीं, सॉरी, ये क्या है कि मतलब ये बहुत ज्यादा विरल है और उससे कम विरल, उससे कम विरल, उससे कम विरल, मतलब सघन होते हुए वो ऊपर है, ठीक है। मतलब ऊपर सघन जैसे जैसे जाएंगे और नीचे क्या है, वो विरल है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर कुछ भी है, जैसे पेड़ ही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ ही है, पेड़ बन नहीं पा रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये पेड़ है और आप यहां पर है, खड़ा होकर के पेड़ को देख रहे हैं, खड़ा होकर के, तो जब ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे उसके पेड़ को अगर आप देखेंगे ऐसे, तो प्रकाश की किरण जब आएगी भाई, देखेंगे कब, जब वहां से प्रकाश की किरण आपकी आंख पर पड़ेगी तभी तो उसका प्रतिबिंब दिखेगा। तो ऐसे प्रकाश की किरण आती है तो सघन से विरल में, सघन से विरल में अपवर्तित होती 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 हुई मूर्ति 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 हुई, अविलंब से दूर होती 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 हुई ऐसे आपकी आंख पर पड़ती है, ऐसे, ठीक है, ये दूर होती हुई, ठीक है, ये ऐसे आपकी आंख पर पड़ती है। तो आपके आंख पर पड़ती है ये वाली किरण, ये वाली नहीं, ये वाली ऐसे सीधी पड़ेगी तो सीधी आपको यहां पर दिखेगी, है कि नहीं भाई। तो वो जो
प्रतिबिंब ये है वो यहाँ पर आपको दिखता है, ठीक है, एकदम पानी में आपको दिखता है चमकते हुआ। समझ में आया? तो ये इसी कारण ऊपर क्यों, ठीक है। मगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि भाई रेगिस्तान में, ठीक है, मतलब कि गर्म प्रदेश में मरीचिका किसके कारण दिखता है, तो कहेंगे कि धूप हो जाता है, तो धूप के कारण ये जो तल है, तल की जो वायु है वो विरल हो जाती है, ऊपर की वायु सघन हो जाती है। तो ऊपर की चीजों को जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर ये जो सघन से विरल में प्रकाश की किरण आती हुई यहां पर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाकर के ऊपर मुड़ जाती है। मतलब ऊपर सघन और नीचे विरल वायु हो जाने के कारण ही प्रकाश की किरण आती है, तो उसका एक जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसका उल्टा प्रतिबिंब हमको दिख जाता है। अगर हर जगह का वायु ये जो है, ये वायु अगर हर जगह एक ही माध्यम होता, जैसे ये विरल सघन ओघन नहीं, हर जगह का ये जो सघनता है या विरलता बराबर होती, तब ये नहीं होता, ठीक है। ऊपर की सघन हो जाती है, नीचे की विरल हो जाती है, तो फिर इसी कारण ये दिखता है। और इसी का उल्टा होता है ये ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का दिखना। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। ठंडा खूब एकदम बर्फबारी हो रहा है भाई, खूब एकदम बर्फबारी हो रहा है, तो फिर नीचे भाई बर्फबारी हो रहा है, तो नीचे की जो वायु है खूब ठंडा हो जाती है, और ऊपर वाली बेचारी क्या हो जाती है, वो गर्म रहती है थोड़ी सी, ठीक है। तो गर्म है तो इसका ये सघनता क्या है, ये ऊपर ये विरल है और नीचे क्या हो गया भाई, सघन हो गया। क्यों? क्योंकि भाई नीचे की तो ठंडी है, नीचे की जो है वो वायु ठंडी है, बर्फबारी हो रहा है तो ठंडा है, और ऊपर क्या है भाई, ये गर्म वायु है। तो ऊपर क्या हो गया, ये विरल हो गया, और नीचे क्या हो गया भाई, ये सघन हो गया, है कि नहीं, सघन। तो भाई जब आप जैसे कि यहीं पर है और यहीं पर कोई चीज है उसको देख रहे हैं, तो जब आप देखेंगे, ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो ये जाता हुआ, ठीक है, ये प्रकाश की किरण जैसे मान लीजिए आप ऊपर है, यहां पर ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो ऐसे प्रकाश की किरण जब आएगी तो एकदम ऐसे जाती है कि ऐसे जाएगी, उधर आपको दिखने लगता है, ठीक है, एकदम वैसा ही हाल होता है, ठीक। थोड़ा सा नीचे वाले को देखना पड़ेगा, ठीक। अगर मतलब ठंडे प्रदेशों में आप ऊपर होने चाहिए और वो जो चीज है वो थोड़ी नीचे होनी चाहिए, नीचे, तब आपको दिखता है, ठीक है, वही एकदम होता है, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की प्रकाश की किरण जाती है, यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये उल्टा यहां पर दिखने लगता है, ठीक है, मतलब दिखता जरूर है। बस वही कारण है कि भाई जब जहां ठंडा और ज्यादा गर्मी पड़ता है तो वहां पर वो जो वायु का लेयर है ना, वायुमंडल है, तो वहां का सघनता विरलता अलग अलग हो जाता है, इसी कारण ये दिखने लगता है मरीचिका। तो रेगिस्तान में मतलब गर्म प्रदेशों में मरीचिका का दिखना किसके कारण होता है, आपसे अगर कोई पूछ ले, और कभी कभी पूछता भी है एकदम, ठीक है, जैसे हाई स्कूल लेवल पर जो छोटे छोटे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये पूछ लेता है कि या बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई मरीचिका का दिखना, भले वो ठंड प्रदेशों में हो या गर्म प्रदेशों में, मरीचिका किसके कारण दिखता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखता है। तो आई होप ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए, अब बात है ये हीरे का चमकना हम लोग को समझना है। दो हमने जान गए, हम दो जान गए, ठीक। हीरे का चमकना, हीरे का जो चमकना है, ठीक है, वह क्यों चमकता है भाई, है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है, चमकना, ठीक है। अच्छा, चमकना जो है वो क्या होता है भाई, चमकेगा कब, कोई आप खुद सोचिए कि चमकेगा कब, तो आपके दिमाग में अगर नहीं आ रहा है कि चमकेगा। अच्छा, कई लोग बोलता है, कभी कभी छोटे थे हम कभी छोटे थे, तो होता ये था कि लोग बोलते थे कि अरे जो हीरा है ना, अंधेरा है ना, अंधेरा एकदम घरवा में, और हीरा को रख देंगे ना तो प्रकाश देने लगता है, वो चमकने लगता है। चाहे ऐसा बोलता है लोग, ठीक है, कि अगर मड़ी रख देंगे सांप का, सांप वाला नहीं मड़ी होता है, फिल्मों में आप लोग देखे होंगे, तो सांप का जो मड़ी है ना, एकदम अंधेरा है ना, वहां पर सांप की मड़ी को रख देंगे तो चमकेगा, एकदम उजाला दे देगा, पढ़ भी लेंगे। ऐसे ऐसे हम लोग को सुनाया जाता था जब हम छोटे थे, तो इधर उधर सुन में आता था। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकाश जो है, जो ये जो हीरा है, हीरा चमक मतलब कि वो चमकता है, वो उजाला नहीं देता है बल्ब के जैसा, ठीक है, या जो मड़ी जिसको आप बोल रहे हैं वो उजाला नहीं देता है, ठीक है, ठीक है। अब मड़ी होता है कि नहीं ये तो हम पूर्ण रूप से नहीं जानते, लेकिन हीरा तो जानते ही हैं। मतलब हीरा जो है ये वो उजाला नहीं देता है, बस वो चमकता है, ठीक है। उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा, प्रकाश नहीं पड़ेगा तो नहीं चमकेगा, अंधेरे में रखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो उजाला देगा, ठीक है। तो भाई जो हीरा है वो चमकता क्यों है, ये आपको जानना है, ठीक। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये हीरा है, ठीक, मतलब पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि भाई देखिए, जैसे मान लीजिए कि यही हीरा है, ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक। तो ये जो हीरा है, ठीक है, इसका चमकना आप लोग को जानना है, ठीक। तो देख लीजिए, चमकने का मतलब ये है
कि देखिए जहां पर परावर्तन होगा वही चमकेगा। आप लोग शीशा नहीं चमकाए हैं छोटे थे तो? हम तो चमकाए हैं, जब हम छोटे थे ना तो अपने में खेलते थे तो प्रकाश आता था, ऐसे चमकाते थे, एक दूसरे को ऐसे चमकाते थे। तो खैर ये क्या नाम है कि आप भी चमकाए होंगे। तो चमकता कब है देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, दर्पण, ठीक, आपके घरों में होगा बहुत दर्पण जिसमें आप लोग रोज सवेरे सवेरे एक दूसरे को निहारते हैं या अपने को निहारते हैं कि हम कैसे हैं। तो ये दर्पण हो गया, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि अब यहां पर सूर्य है, सूर्य से ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक, आई, और आने के बाद यहां से दर्पण से परावर्तित हो गई। जब परावर्तित हो गई तो जब अगर मान लीजिए आप यहां पर हैं, खड़े हुए हैं, ठीक, आपके और आपकी आंख पर ये प्रकाश पड़ेगा, तो जब आप पड़ता है, देखिए ये आया और यहां से इस दर्पण से, इस चीज से परावर्तित होकर के जब आपकी आंख पर पड़ता है ना खूब ढेर सारा, तो ये चमकता है। जो प्रकाश आया वही परावर्तित होकर के जब आपकी आंख पर पड़ेगा तो क्या होगा, वो चमकेगा। लेकिन अगर ये बताइए अगर इसमें कलई न किया गया हो, ठीक है, कलई न किया गया, खूब मोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो प्रकाश की किरण क्या हो जाए, अब जब कलई नहीं किया जाएगा तो वो इधर तो आएगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, वो अंदर मुड़ करके अपवर्तित होकर के दूसरे ओर चली जाएगी, तब क्या चमकता है। आप देखें कभी अगर ग्लास स्लैब ले लीजिए, ठीक है, मोटा सा पतला सा कैसा भी अगर कांच का टुकड़ा लीजिए जिस पर कलई न किया गया हो, अगर उसमें आप प्रकाश की किरण टार्च और उसमें जलाएंगे जैसे यहां पर, तो क्या ये चमकता है, बहुत थोड़ा परिवर्तन होता है, नहीं तो चमकता नहीं है। सब प्रकाश एक ओर जाता है दूसरे ओर चला जाता है, चमकेगा नहीं। लेकिन चमकेगा कब भाई, कब चमकेगा, जब इसमें इस पर से प्रकाश की किरण परावर्तित होगी ना, तो वही परावर्तित वाली किरण जब आपके आंख पर पड़ेगी ना, तभी वो क्या होगा भाई, चमकेगा, ठीक। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण परावर्तित होगी वही पृष्ठ चमकेगा, समझ रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, और आगे के सभी जो है इन्हीं पर आधारित आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक। चमकने का मतलब जहां पर परावर्तन होगा वहां चमकेगा। देख लीजिए, अब बात है ये कि यहां से प्रकाश की किरण, ये जो हीरा है, हीरे से प्रकाश की किरण ये ऐसे आई, ठीक। हीरे से जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये इसके तल पर पड़ी, पहला वाला ये जो तल है, ये जो तल है पहले वाले तल पर पड़ी, और पड़ने के बाद, ठीक है, हीरा क्या है भाई, वो उसके अंदर चला गया। ये हीरे में ये जो प्रकाश की किरण है वो चली गई, ठीक, चली गई। यहां से इसके तल पर से पहला वाला ये जो तल है उस पर से परावर्तन नहीं हुआ, प्रकाश की किरण आई मतलब वायु से, और इस हीरे में, हीरा कांच का होता है कि नहीं भाई, तो उसमें ये चली गई, ये चली गई, मतलब कि ये जो प्रकाश की किरण है चली गई। प्रकाश की किरण आई, जैसे मान लीजिए ये टार्च जलाया और ये प्रकाश की किरण इसके तल पर पड़ी और वो अंदर चली गई। और हीरे के अंदर अनेक सतहें कटे हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे एकदम सिंपल समझिए, ठीक। अब जैसे इसको इधर मोड़ लेता हूं, जैसे प्रकाश की किरण आई और वो उधर चली गई, इधर देखिए, इधर गई, समझ में आया। तो ये वायु से कांच में चली गई, समझ रहे हैं, वायु से कांच में चली गई। अब कांच में जा रही है, मान लीजिए यहां पर इस पृष्ठ पर पड़ गई, ठीक है। अब ये कांच से किस में जाएगी भाई, वायु में। अब यहां से देखिए, अब ये कांच से वायु में जाएगी। तो कांच क्या है, सघन है, और वायु क्या है, विरल है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हीरा होता है, हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। कितना होता है भाई, 2.42 होता है कि नहीं। अब जब इसका अपवर्तनांक अधिक है तो हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध। जैसे n बराबर कितना होता है, 1/sin IC होता है कि नहीं। तो अगर अपवर्तनांक अधिक है तो देखिए व्युत्क्रम है ना ये, तो इसका मतलब ये जो कोण क्या होगा, ये कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो अपवर्तनांक इसका अधिक होता है तो ये क्रांति कोण इसके लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका इतना अधिक अपवर्तनांक होता है कि इसका जो क्रांति कोण होता है, क्रांति कोण मतलब IC, वह बहुत कम होता है, 24.4 डिग्री ही बस अगर क्रांति कोण हो गया, ठीक है, मतलब इसका क्रांति कोण 24.4 मतलब 24 अंश के लगभग होता है। अब ये क्रांति कोण है, उससे अधिक कोण पर अगर ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो प्रकाश की किरण, ठीक है, अंदर वाली, ठीक है, अगर ये इसके आपतन कोण, अगर ये आपतन कोण जो है इस पर, ठीक है, मतलब इसके अंदर वाली जो प्रकाश की किरण है इसके किसी सतह पर, ठीक है, जो कि बाहर निकल रही है या अंदर वाली बहुते सतह है, अंदर किसी भी सतह पर वो गई और जाने के बाद, मतलब
अंदर वाली से बाहर वाली में जाना है उस सतह पर, अगर वह ये जो आपतन कोण है अगर वह 24 डिग्री मतलब इस क्रांतिक कोण से अगर अधिक पर वो जाएगी तो फिर उसका क्या होगा, ठीक है, मतलब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर अगर ये आपतन कोण बढ़ाते हुए वो बाहर निकलना चाह रही है तो वह सघन से बाहर मतलब कांच से वो बाहर नहीं निकलेगी, वो क्या हो जाएगी भाई, वो परावर्तित हो जाएगी, है कि नहीं, नहीं समझ रहे हैं। मतलब अंदर प्रकाश की किरण तो चली गई, ठीक है, ये वायु से ये हीरे में और हीरे से किस में भाई, वो वायु में जाना है, लेकिन अगर यह जो है इसका क्रांति कोण इतना होता है कि लगभग सभी प्रकाश की किरणें जो है वो 24 अंश मतलब ये इसके क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर ही बाहर निकलती हैं, तो इसीलिए इसका ये प्रकाश की जो ये किरण है, ये जो प्रकाश की किरण ये बाहर नहीं जाता, क्रांति कोण से अधिक पर ये जा रहा है तो वो बाहर वायु में न जाकर के क्या हो जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है, इस तल पर से क्या हो जाता है भाई, वो परावर्तित हो जाता है, और जब परावर्तित होकर के बाहर निकल जाता है तो भाई यही वो जो परावर्तित हुआ तो वही आंख पर पड़ता है तो क्या होता है, वो चमकता है, वही क्या होता है भाई, चमकता है। तो इसमें इतने ये कटे हुए सतहें होती है कि बार बार हर जगह मतलब ज्यादा ही प्रकाश की किरण एक सतह से बाहर निकल चमकती, ये परावर्तन वाली यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, क्रांति कोण से अधिक पर हो गई है, तो इतना प्रकाश की किरण इतना उसके अंदर ये बार बार हर प्रकाश की किरणों का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इस सतहों पर, तो वो प्रकाश की किरण जो निकलती है वो परावर्तन वाली निकलती है, परावर्तन वाली। अभी मैं आपको बताया कि परावर्तन होगा ना तो वो चमकेगी, यहां पर दर्पण है, प्रकाश की किरण पड़ेगी, यहां पर परावर्तन होगा तो क्या होगा, चमकेगी, तो यही प्रकाश की किरण वहां पर जाती है, पूरा आंतरिक परावर्तन होता है, परावर्तन वाली वही निकलती है और वही हमको क्या होता है, चमकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि क्या है भाई, हीरा चमकता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे हीरे का चमकना क्या है भाई, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना, जल में परखनली का चमकीला दिखाई देने का मतलब ये है कि खुद समझ गए, जैसे ये हो गया, ये परखनली हो गई, ठीक, नहीं सॉरी, ठीक है, ये जल हो गया, ये जल हो गया, ठीक, जल एकदम आसान, देखिए ये जल हो गया, ये पूरा जल है, ठीक है। अब इस जल में हमने एक परखनली को रख दिया, ठीक है, लेकिन हाँ देखिए ये परखनली देख लीजिए, मान लीजिए कि ये परखनली है, ठीक है, ये परखनली है, ठीक, इसमें कुछ नहीं है, परखनली में केवल वायु है, ठीक है, ये परखनली में केवल ये वायु है, ठीक है, ये तो जल है, ये पूरा ये जल है, समझ में आ गया, ये पूरा जल है, परखनली में केवल वायु है। अब बताइए, देखिए अगर मान लीजिए कि प्रकाश की किरण जो है ऐसे, यहां पर टार्च जलाया आप या सूर्य है, यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आया, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये जल है, जल से गया कांच में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि नहीं। ये जो प्रकाश की किरण है ये जल से, ठीक है, अब ये किस में गया, ये कांच, ठीक है, कांच जल ही मान लीजिए ये पूरा, ठीक है, ये कांच ही समझिए, ये ऐसे प्रकाश की किरण आई तो ये क्या है, जल सघन है और इसमें तो वायु है ना परखनली के अंदर, तो जब वायु है तो वो क्या है, विरल है कि नहीं भाई। तो ये सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाएगी और यदि क्रांति कोण से अधिक पर जाएगी तो वो क्या इसमें जाएगी, ठीक, ये क्रांति कोण से अगर अधिक आपतन कोण पर अगर ये जा रही है ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में, ठीक है, तो ये क्या इसके वायु में जाएगी, अपवर्तन होगा, अपवर्तन नहीं होगा, क्या होगा, परावर्तन होगा, इधर मुड़ जाएगी, जब मुड़ेगी तो यहां पर परावर्तन हुआ है, तो जब ये आपकी आंख पर पड़ेगी तो ये क्या होगा, ये चमकता हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं। तो भाई अच्छा, ये क्या नाम है कि समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये चीजें आपको जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना इसी कारण होता है, ठीक है। ठीक, जल में परखनली का चमकीले दिखाई देने के लिए ये जो क्रांति कोण है सामान्यतया, ठीक है, वह कितना होता है, ये लगभग 41-42 डिग्री के लगभग होता है, 41-42 डिग्री के लिए होता है, ठीक है। जल और ये कांच, ठीक है, ये जल में अगर ये कांच आप रखे हुए मतलब ये परखनली उस स्थिति में ये जो लगभग ये क्रांति कोण होता है उसके लिए ये 41 के लगभग मतलब 41 या 42 डिग्री, इससे अधिक परावर्तित करेंगे तो चमकता है, वैसे सामान्यतः थोड़ा चमकता है, आप लोग चमका करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए, ठीक है, हीरे का चमकना, ये जल में परखनली का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये भी समझ गए होंगे, नहीं तो फिर देख लीजिए, ये एकदम आप चीजें आप एकदम स्पष्ट रूप से समझ गए। जैसे मान लीजिए कि यह कप है या मान लीजिए कि ये गिलास है, ठीक है, किसकी गिलास है, कांच की गिलास है, और ये चरक गई,
ठीक है, थोड़ी सी फूट गई तो इसमें दरार आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ये दरार आ गया। ठीक है, इसमें दरार, और दरार बड़ी पतला सा होता है, और पतला सा होता है, इतना पतला सा होता है कि इसके अंदर ये जो जल है, ठीक, जल का पृष्ठ तनाव के कारण, जल में पृष्ठ तनाव होता है, जिसके कारण वह जो जल है वह उस परक, ये जो चरका है ना, ठीक है, यहीं पर मान लीजिए कि ये जो फूटा हुआ है, ठीक है, ये जो दरार है, दरार, ठीक है, उस दरार में ये जल नहीं जा पाता है। ठीक है, वो जो फूटा हुआ है, जो उसमें दरार है, उसमें जल नहीं जा पाता। क्यों नहीं? क्योंकि जल का जो पृष्ठ तनाव है वो अधिक होता है। जल का एक गुण होता है कि वो फैलना नहीं चाहता है, वो बिटुरना चाहता है। ठीक ना, या किसी भी द्रव का जो गुण होता है, तो वो फैलेगा, फिर फैलना नहीं, वो बिटुरना चाहता है। ठीक है, तो वो उसमें तनाव होता है, इसीलिए वो ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये दरार में नहीं गया है, तो जब ये एक तो दरार है, दरार में पानी नहीं है, पानी नहीं है तो क्या हुआ, वायु है। तो जब वायु है तो अब देखिए प्रकाश की किरण किस में, जल में है, जल से किस में जाएगी, वायु में, तो सघन से विरल में, जल से वायु में, दरार में, ठीक है, दरार में। ठीक है, ये प्रकाश की किरण अगर जाएगी तो जल से किस में जाएगी, वायु में, मतलब दरार में। तो दरार में तो वायु है, तो जल सघन है और वायु क्या है, विरल, तो सघन से विरल में जाएगी, क्रांति कोण से अधिक पर जाएगी, तो क्या होगा, वो दरार क्या होने लगेगा, चमकने लगेगा। इसी कारण क्या होता है, वो कांच चमकता है। जल अथवा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा जल है, ये जल है, और ये है क्या भाई, ये बुलबुला है। ठीक है, बुलबुला, ये कांच है, मतलब सघन है, और ये क्या है भाई, ये बुलबुला है, वायु का बुलबुला, उसमें क्या है, वायु है। ठीक है, तो ये ऊपर क्या है, ये जल है, ठीक है, और ये क्या है, वायु है। तो सघन से विरल में और क्रांति कोण से अधिक पर यदि अगर आपती थोड़े प्रकाश की किरण, तो क्या होगा, वो चमकेगा। देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, जल के अंदर कोई बुलबुला है ना, तो वो थोड़ा सा रंगीन टाइप का चमकता है, देखिएगा एकदम चमकता है। या ठीक है, या कांच में ही है, कांच में, कांच अगर पूरा कांच है, ठीक, कोई चीज कांच है और उसमें भी कोई बुलबुला है, तो वो भी क्या होता है, चमकता है। ये कांच से वायु में प्रकाश की किरण जाएगी तो क्रांति कोण से अधिक पर जाएगी तो चमकेगा। कहीं भी परावर्तन होगा तो चमकेगा, है कि नहीं भाई, पूर्णांतरिक परावर्तन मतलब परावर्तन होगा तो चमकेगा। तो जल अथवा कांच में जल का चमकना। अब आपको समझना है ये प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ठीक, ये जो भी मैं आपको बताया हूं, ठीक है, ये प्रकृति में एकदम होता है। ठीक है, अपने आप होता है। अब हमको ये जो प्रकाशिक तंतु है ये हमने बनाया है। ठीक है, किस लिए बनाया है, हम लोग का कुछ काम है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु जो होता है, अब आपसे कोई पूछे कि भाई प्रकाशिक तंतु क्या होता है, तो एकदम सिंपल, ठीक है, ये और ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, ये जो तीनों हैं, जैसे प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है, या जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र अथवा मछली द्वारा प्रेक्षी क्षेत्र, ये तीनों जो एग्जांपल है मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ठीक, एकदम ये भी आपसे पूछा जाता है। ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रकाशिक तंतु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। इसका हम लोग उपयोग करते हैं प्रकाश किरण को 90 डिग्री 180 डिग्री ये सब मोड़ने के लिए, और ये भी इस पर भी हमको पूछता है। और ये एक तो इंपॉर्टेंट भी है, ये कहेंगे कि ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो इंटरमीडिएट लेवल पे कोई एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग, मेडिकल से और भी कोई एग्जाम जो है, ठीक है, उस पर उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इस पर आधारित न्यूमेरिकल से इस पर चीजें हमको पूछता है, इस पर आधारित चीजें हमको पूछता है। तो ये मैं तीनों को डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग समझ लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई प्रकाशिक तंतु क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, प्रकाशिक तंतु, तो प्रकाशिक तंतु जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग हम प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा का ह्रास, जितना प्रकाश भेजेंगे उतना ही वहां पर पहुंचेगा, बिना ऊर्जा ह्रास का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाने का, प्रेक्षित करने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो अभी आप एक बार और मैं आपको परिभाषा बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ठीक, तो मतलब कि बिना ऊर्जा ह्रास का जो ये प्रकाश है, प्रकाश सिग्नल है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक और बहुत तीव्र वेग से एकदम लेकर के जाने के लिए जो हम लोग युक्ति बनाए हैं, जो पूर्णांतरिक परावर्तन के घटना पर आधारित है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, देखिए यहां पर हमने हेडिंग लिखा है प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का मतलब अच्छा गुण वाला कांच ले लेते हैं, कांच का। ठीक है, ठीक है, ये एक कांच ले लेते हैं। ठीक है, ये
देखिए कांच का एक तार ले लेते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी, अच्छा कांच का कहिए या क्वार्ट्ज का कहिए, क्वार्ट्ज का, ठीक है, क्वार्ट्ज जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, ये क्वार्ट्ज का ले लीजिए, ठीक है, ये या आप कांच का अच्छी क्वालिटी का कांच जिसका अपवर्तनांक कितना होना चाहिए, ठीक है, 1.7 होना चाहिए, इसका अपवर्तनांक कितना होना चाहिए, 1.7। और ये जो है, ठीक है, ये जो लिए हैं, ठीक है, इसको हम लोग किसी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं भाई, ये क्रोड है, ठीक है। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं, चलिए इधर मैं बल्कि लिख लेता हूं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये क्रोड है, क्रोड, ठीक है, या इंग्लिश में कहिए तो कोर, CORE, ठीक है, ये कोर है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं भाई, क्रोड। किसका होता है, क्वार्ट्ज का या अच्छी क्वालिटी का जो कांच होता है जिसका अपवर्तनांक 1.7 हो। अब इससे कम अपवर्तनांक का कांच ले लेते हैं और इसके ऊपर हम उसको लगा देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, तो इससे कम अपवर्तनांक का ही लगा दिए, ठीक है, देखिए दोनों ओर, ठीक, थोड़ा सा चौड़ा ही लगाया, ठीक। तो ये जो है एक लगा दिया, देखिए बस ये चारों ओर एकदम उसके ऊपर एकदम गोलियां देंगे, समझ रहे हैं, देखिए ऐसे ही हमने क्या कर दिया, लगा दिया, अच्छे से लगा लेता हूं, ठीक है, आप चिंता ना करिए, समझ जाएंगे आप, फिलहाल चिंता ना करें, ठीक। तो ये हमने इसके ऊपर चारों ओर से क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। तो ये क्रोड है, ठीक है, क्रोड, इसका अपवर्तनांक 1.7 जो क्वार्ट्ज का सामान्यतः हम लोग बनाते हैं, और इसके ऊपर इसके चारों तरफ एकदम, ठीक है, क्या लगाते हैं, इससे कम अपवर्तनांक का कांच लगा देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उसका अपवर्तनांक 1.5 का होता है, ठीक है, बस ये बन गया और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो है, ये जो ऊपर लगाए हैं, ये क्रोड के ऊपर जो लगाए हैं, इसको हम लोग कहते हैं अधिपटन, ठीक है, या क्लैडिंग कह सकते हैं आप, ठीक है, इसे क्लैडिंग कह सकते हैं, ठीक। तो अभी मैं नामनेट कर देता हूं, जैसे इसको मैं यहां पर लिख दूं, ठीक है, चलिए ऊपर ही लिख देता हूं, ठीक है, ये अधिपटन, ठीक है, या क्लैडिंग, ठीक है, इंग्लिश में कहिए तो आप इसको क्लैडिंग कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसका क्लैडिंग का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5, और जो कोर वाला होता है बीच, उसका अपवर्तनांक क्या होता है, 1.7 का होता है, ठीक। अब ये ऐसे, ये कांच ना है भाई, टूट जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, टूट सकता है, इसीलिए इसके सुरक्षा के लिए हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, ठीक है, ये कवरिंग कर देते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर कवर लगा देते हैं, प्लास्टिक का आवरण लगा देते हैं। तो चलिए इसके ऊपर लगा देते हैं आवरण, तो ये इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ऐसे ये आवरण लगा दिया, एकदम गोलियां देंगे चारों ओर से, ठीक है, ये आवरण हमने क्या कर दिया, ऐसे ये लगा दिया, ये कवर उसको क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक, ऐसे हमने क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक। ये तार है एकदम बढ़िया सा मोटा सा, आप समझ रहे हैं, नहीं मोटा सा नहीं, बहुत पतला सा होता है, ठीक, समझ रहे हैं। ये जो कोर है, कोर इसकी मोटाई बहुत कम होती है, कितनी होती है भाई, 10⁻⁴ मीटर की होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, समझ रहे। बस यही आपका ये एक तार मोटा सा, ये जैसा भी हो ये बन गया, ठीक है, यही ये जो तार है, ठीक है, ये कांच का बना हुआ है, जिसमें ये कोर है, जिसका अपवर्तन 1.7, ये 1.5, जिसको क्लैडिंग कहते हैं, ये कवरिंग हमने कर दिया, यही हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर। कितना भी लंबा हो सकता है, ठीक है, मतलब प्रकाशिक तंतु हो गया, समझ, और कहीं कुछ नहीं, ठीक है। अब बात है ये कि इसमें कैसे हम प्रकाश को लेकर के जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, समझ रहे हैं। तो होता ये है कि देख लीजिए, ये जो कोर है इसका अपवर्तनांक अधिक है और ये क्या है, कम है, तो ये सघन हो गया, ये क्या हो गया, विरल। कोर जो है क्रोड, यह सघन है, और वो जो क्लैडिंग है, ठीक है, अधिपटन, वो क्या है, विरल है, ठीक है। तो हम प्रकाश की किरण सघन से विरल में लेकर के जाएंगे, और यदि आपतन कोण जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण से अधिक अगर आपतन कोण पर इस पे प्रकाश की किरण लेकर के जाएंगे, इसमें से इसमें, मतलब कोर से क्लैडिंग में, तो उसका अपवर्तन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और परावर्तन होने के बाद वो देखेंगे क्या होता है। तो बस ये हमारा क्रोड रहा, ठीक। क्रोड में हम प्रकाश की किरण को ऐसे आपतित कर रहे हैं, ऐसे आपतित करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। क्रोड में प्रकाश की किरण को हमने आपतित किया, यहां पर देखिए ये क्रोड है और ये क्या है भाई, ये क्लैडिंग है, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपतन कोण है, ठीक है, इसके क्रांतिक कोण से क्या हो पर है, ये अधिक पर है। यहां पर आपतन कोण जो है, यहां इसके और इसके क्रोड और ये क्लैडिंग के बीच का जो क्रांतिक कोण है, ठीक है, उससे अधिक पर है। तो ये प्रकाश की किरण क्या ये क्लैडिंग में जाएगी, अधिपटन में जाएगी, नहीं जाएगी। प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, वो इसी सघन माध्यम मतलब कोर में ही रह जाएगी और ऐसे उधर जाएगी।
जाएगी कि नहीं, पर यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी प्रकाश की किरण जो है वह इसके क्रांति कोण से अधिक है, तो वो उसमें क्लैडिंग में नहीं जाएगी, क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी ऐसे। ठीक, ऐसे जाएगी, समझ रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ पर फिर से एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, उधर जाएगी, फिर यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, ऐसे जा करके क्या हो जाएगी, उधर वो बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे प्रकाश की किरण यहाँ ये कोर में ही केवल ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो क्लैडिंग में नहीं जाती। क्लैडिंग का क्या मतलब कि अधिपटन में वो नहीं जाती, जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है, जो कोर के चारों तरफ लपेटा गया होता है। ठीक है, तो उस केवल कोर में ही, क्लैडिंग में नहीं जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, केवल कोर में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए बिना ऊर्जा ह्रास का। ठीक है, या ये कोई उस प्रकाश की ऊर्जा को, उस सिग्नल की ऊर्जा को ये कोई अवशोषित नहीं करते हैं, बिना ऊर्जा ह्रास का ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती हुई, ठीक है, वह क्या हो जाती है, इधर से उधर वो चली जाती है। ठीक है, यही होता है आपका ये प्रकाशिक तंतु। समझ में आ गया। तो प्रकाशिक तंतु मतलब ये फिगर में आपको देखने से ऐसा हो सकता है कि लगे कि ये तो बड़ी मोटा है, लेकिन इसकी ये मोटा नहीं होता, बहुत पतला होता है। मैं आपको बता दूं, खैर मैं बताया भी हूं कि ये जो कोर होता है, कोर कितना होता है, ठीक है, ये कोर होता है, ठीक है, ये 10⁻⁻⁴ मीटर का होता है। ये कोर कितना होता है, ये कोर, ठीक है, 10⁻⁻⁴ मीटर का होता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है भाई, ये अच्छी क्वालिटी का कांच हो या क्वार्ट्ज हो, जिसका अपवर्तनांक 1.7 हो, उसका बना होता है। और उसके चारों तरफ ये उससे कम अपवर्तनांक, उससे कम अपवर्तनांक का क्या होता है, ये कांच होता है, जिसका अपवर्तनांक कितना, 1.5। और इन सबों के कवरिंग के लिए क्या किया जाता है, मतलब इसकी सुरक्षा के लिए कवरिंग कर दिया जाता है, मतलब कि क्या लगा दिया जाता है भाई, प्लास्टिक का ये आवरण लगा दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा ये जो है ये बहुत पतला होता है। ठीक है, और यही आपका होता है प्रकाशिक तंतु। समझ में आ गया। ठीक है, तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि भाई प्रकाशिक तंतु क्या होता है, तो आप बता देंगे। ठीक है, तो भाई प्रकाशिक तंतु ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसी युक्ति होती है, ठीक है, जिसके द्वारा प्रकाश को बड़ी तीव्र वेग से बिना ऊर्जा ह्रास का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, लेके जाया जाता है कि नहीं भाई। ठीक है, प्रेक्षित किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश सिग्नल को, वही होता है आपका क्या होता है, प्रकाशिक तंतु। अब बात आती है, ठीक है, कि प्रकाशिक तंतु तो ये हो गया। अच्छा देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी पतला होता है, एक बार इसमें एक प्रकाशिक तंतु में एक बार केवल एक ही प्रकाश सिग्नल को भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भले ही बहुत पतला है, ठीक है, ये ऐसे ये इतना मोटा है, मतलब जैसे भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकाशिक तंतु होता है, एक प्रकाशिक तंतु, ठीक है, उससे लगभग ये 3000 प्रकाश सिग्नल को, 3000 प्रकाश सिग्नल को एक प्रकाशिक तंतु से क्या किया जाता है, प्रेक्षित किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये लेके जाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रकाशिक तंतु है ये एक है, जैसे अगर आप कोई देखेंगे, जैसे कई प्रकाशिक तंतु हो जाए, जैसे एक ये इन सब का ये प्रकाशिक तंतु है। ठीक है, जैसे कि कैसे, जैसे अगर आप कोई तार देखे होंगे, तार, ठीक है, ये तार का कवर हो गया, नीला लाल काला होता है ना, और उसको अगर छीलेंगे तो यहां से ऐसे तार नहीं कहीं निकले होते हैं, ऐसे ये तार। ठीक है, तो ये जो है, ये जो तार देख रहे हैं, ठीक है, ये तार, ठीक है, इसको प्रकाशिक तंतु मान लीजिए। ठीक, ऐसे ही अब ये कई प्रकाशिक तंतु के समूह को, ठीक है, कई प्रकाशिक तंतु के समूह अगर हैं, कई हैं, तो उसको हम लोग प्रकाश नली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रकाश नली कहते हैं। समझ में आ गया, प्रकाश नली किसे कहते हैं, प्रकाश तंतुओं के समूह को। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो फिलहाल इतना ही ये प्रकाशिक तंतु के बारे में बातें होती है। अब बात आती है कि प्रकाशिक तंतु का, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य रूप से हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, तो इसका मुख्य रूप से दो जगह उपयोग करते हैं। पहला तो संचार व्यवस्था में। ठीक है, संचार व्यवस्था में होता यह है कि ये जो ये वैद्युत सिग्नल है, मान लीजिए हमको कोई वैद्युत सिग्नल भेजना है, बहुत दूर भेजना है, ठीक है, वैद्युत सिग्नल को, तो ये जो वैद्युत सिग्नल है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रकाश सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रकाश सिग्नल में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, संचार व्यवस्था में, ठीक है, वैद्युत सिग्नल को हम लोग प्रकाश सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसी प्रकाश सिग्नल को हम प्रकाशिक तंतु के द्वारा क्या कर लेते हैं, जितना भी दूर बड़ी तीव्र वेग से अगर भेजना है कहीं भी, तो उस सिग्नल को हम क्या कर देते हैं, प्रेक्षित कर देते हैं। ठीक है, तो संचार व्यवस्था में इसका मुख्य रूप से, और दूसरा मुख्य इसका उपयोग जो है प्रकाशिक तंतु का, हम लोग चिकित्सा में करते हैं, मेडिकल्स लाइन में करते हैं। ठीक है, चिकित्सकीय उपकरण बनाने में, चिकित्सकीय
उपकरण में मुख्य रूप से अंतःदर्शी मतलब शरीर के अंदर की कोई अगर जैसे कि आमाशय है, ठीक है, या कह लीजिए कि आंत है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसका प्रेक्षण करना है, तो अंदर की चीजों को दिखाने के लिए, ठीक है, अंतःदर्शी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अंतःदर्शी, अंतःदर्शी अंदर की चीज को दर्शाने वाला। इंडोस्कोप, ठीक है, इंडोस्कोप के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई भी है आदमी, और जैसे मान लीजिए कि ठीक है ये कोई आदमी है, ठीक है, तो अब इसके अंदर का जैसे इसका आमाशय कह लीजिए या क्या का आंत कह लीजिए या कोई भी अंदर की चीज जो है उसका खराब है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैसे भी ऑपरेशन करके इसमें ये प्रकाश, इसमें अंदर तो दिख नहीं रहा है हम लोग को कि कहाँ है कैसे कुछ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये प्रकाश नली कह लीजिए या ये क्या कह लीजिए, ये प्रकाशिक तंतु को हम क्या कर देते हैं, ऐसे इस नली में मान लीजिए यही खराब है तो उसके जगह पे ये प्रकाश नली को मतलब कि ये प्रकाशिक तंतु को हम अंदर तक डाल देते हैं। ठीक है, और यहां से प्रकाश को भेजते हैं तो ये प्रकाश यहां पर जाता है और ये इस चीज को क्या कर देता है, दिखाता है। वो प्रकाश चला जाता है और वो क्या कर देता है, दिखा देता है। तो जो इसका प्रेक्षण करने के लिए मतलब अंदर की चीजों को, आमाशय हो, आंत हो या जो भी चीज हो, ठीक है, तो उसकी उन सभी का प्रेक्षण करने के लिए हम लोग चिकित्सकीय उपकरण जैसे कि अंतःदर्शी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है फिलहाल इतना रहा आप लोग का प्रकाशिक तंतु के बारे में। ठीक है, तो यही नहीं, ठीक है, आप लोग को ये भी चीजें सब याद रखनी। अच्छा, एक और बात है, जैसे कि ये जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष जानते होंगे आप लोग। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि इधर सूर्य है, देख रहे, इधर सूर्य है, ठीक है, और इधर बारिश हो रहा है। ठीक है, इधर सूर्य है, ठीक है, और इधर उसके सीधे विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा दिखता है अगर आप सूर्य की ओर अपना पीठ करके देखें, बारिश की ओर अपना चेहरा करके, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इधर, ठीक है, ये वक्राकार, ठीक है, 3-4 मतलब कई कलर की वक्राकार प्रकाश की किरणें दिखेंगी। ठीक है, प्रकाश का रंग दिखेगा, वक्राकार प्रकाश दिखेगा एकदम। ठीक है, वही क्या होता है, इंद्रधनुष होता है। आप देखेंगे कि फिलहाल बड़ी अच्छा लगता है, एकदम बहुत मजा आ जाता है, एकदम सुकून मिल जाता है एकदम देखने में। हम भी देखें, कई बार देखते हैं, एकदम लगता है कि हाँ भाई प्रकृति के गोद में है। ठीक है, और प्रकृति से तो हमें बहुत प्रेम है। ठीक है, हम चाहते भी हैं कि हम प्रकृति के मतलब आसपास ही रहें। ठीक है, मतलब ये है कि गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हर जगह हरा भरा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है एकदम। ठीक है, और गांव में भी बहुत अच्छे से दिखता भी है। ठीक है, हम वैसे गांव में भी रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो इंद्रधनुष है, ठीक है, इंद्रधनुष बनने में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है, मतलब कि इंद्रधनुष बनने में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। हाँ, ये है कि केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। जैसे इंद्रधनुष की अगर मैं बात करूं, इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष अगर बनता है तो उसमें 3 घटनाएं होती हैं। पहला तो अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, और तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 3 घटनाओं से मिलकर के तब ये क्या होता है, ये इंद्रधनुष बनता है। तो आप कह सकते हैं इंद्रधनुष बनने में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मुख्य रूप से इंद्रधनुष बनने का कारण ये होता है, ठीक है, प्रकाश का ये वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वैसे तीनों घटनाएं उसमें रहती हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण में मैंने आपको बताया, ये मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, परखनली है जल में रखना है तो रखिए तो उसका चमकना, ये कांच में जो दरार है उसका चमकना। ठीक है, ये कांच में या पानी में अगर बुलबुला हवाई का तो वो क्यों चमकता है। ठीक है, ये प्रकाशिक तंतु क्या होता है जो हम लोगों ने अपने काम के लिए बनाया है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु जो है बोर्ड एग्जाम के लिए, भले वो इंटरमीडिएट लेवल का हो, ठीक है, या हाई स्कूल में, बोर्ड लेवल पे जरूर पूछ लेता है कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है, फिगर उगर बना करके उसको बताइए, तो फटाफट फिगर अच्छे से बना लिया जाता है और उसको बता दिया जाता है, 3-4 लाइन लिख दिया जाता है। ठीक है, ये क्रोड क्या होता है, ये क्लैडिंग क्या होता है, कवरिंग कैसे क्या कर देते हैं। ठीक है, कितनी मोटाई, कितना अपवर्तनांक होता है, कौन सा सिद्धांत। कभी आपसे अगर पूछ ले कि भाई ये बताइए कि ये प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, एकदम वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है कि नहीं भाई। तो उसके बाद से अब 2 आपको बचे हुए हैं एग्जांपल्स, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म और अगला क्या है, जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र अथवा मछली प्रेक्षित विश्व। चलिए, मछली के द्वारा प्रेक्षित विश्व
ये सब चीजें मतलब दो एग्जाम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट भी है। मुख्य रूप से ये निचला मछली वाला ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में मैं इन्हीं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा और इससे आपको एग्जाम्पल मतलब कि किसी इंट्रेंस एग्जाम में थोड़े से अच्छे टाइप के इंट्रेंस एग्जाम्स में, ठीक है, जो इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछता है। तो आज के लिए फिलहाल इस उदाहरण में फिलहाल इतना ही, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक्स आपको, ये जो भी मैं बताया आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना कन्फ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी टॉपिक के रिलेट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।